Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 31st of March 2022, Thursday. Motivation of the day is you are confined only by the walls you build yourself. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट टू गो फॉर 2 स्टेज रिव्यू ऑफ PLI स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट going to do two-stage review of PLI scheme. So in order to check the progress and implementation all across the sector, now Union government is going for the two-stage review of the PLI scheme. And into this review process, government will go for the utilization of the unused fund by different ministries and different departments. Apart from it, government will also think about the possibility of the reallocation. क्या उनको extra fund reallocate किया जा सकता है? Unused fund जो है department और ministries के पास, especially for PLI scheme, उसको कैसे reutilize किया जा सकता है? इसके अलावा ऐसे कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है? सो ये सारे मैटर्स, ये सारे इश्यूज जो हैं वो इस रिव्यू 2 स्टेज रिव्यू प्रोसेस में कंसीडर किए जाएंगे, जिसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज आर गोइंग टू मीट फॉर द नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा नीति आयोग ने भी फ्राइडे को आज एक मीटिंग शेड्यूल करी है जस्ट टू चेक द रिव्यू एंड प्रोग्रेस of the PLI scheme as of now. I hope that many of you might be knowing about the production linked incentive scheme that government has launched during the pandemic in order to boost the manufacturing sector of India. जैसा कि मैंने कई बार डिस्कस किया है पहले भी कि इंडिया के केस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। जनरली जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न होता है वो स्टार्ट होता है प्राइमरी सेक्टर से, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से, देन इट गोज टू द सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसके बाद टर्शरी सेक्टर पर वो ग्रोथ पैटर्न या ग्रोथ मूव ऑन करती इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इंडिया के केस में इंडिया ने एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में जंप किया है। इंडिया के केस में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट लिंचिंग पिन इज मिसिंग। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी रही है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना। जनरल जो ट्रेंड होता है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। बट इंडिया के केस में दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्चुअली मिसिंग। इंडिया इज नॉट वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स and products, and that is why there is a huge dependency of Indian companies on other foreign companies for raw material, for semi-finished good, as well as for finished manufacturing और manufactured goods। और करंट गवर्नमेंट का यही फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में बूस्ट किया जाए, जिससे कि जो डिपेंडेंसी है इंडियन कंपनीज की इंडियन मार्केट पर, फॉरेन कंपनीज या फॉरेन मार्केट पर, वो रिड्यूस हो। अपार्ट फ्रॉम इट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर, इट्स अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है अदर इकोनॉमीज पर, मोर स्पेसिफिकली फॉर चाइना, वो रिड्यूस होगी एंड इंडिया विल बी सेल्फ सफिशिएंट। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से PLI स्कीम लाई गई थी, जहां पर बहुत सारी कंपनीज और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा था कि आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल या इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें, इंडिया में प्रोड्यूस करें, यू विल गेट लॉट ऑफ इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ टैक्स हॉलीडेज, टैक्स रीबेट, लैंड एक्विजिशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, बहुत सारे आपको एरियाज में इंसेंटिव मिलेंगे। So India want to portray itself as a lucrative investment destination or FDI destination for manufacturing companies. और last 1.5 years से गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो, PLI के तहत बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलोकेशन कर रही है। नाउ इट इज़ द टाइम टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी कि उस पॉलिसी की परफॉर्मेंस कैसी रही अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री वाइज। जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज को फंड एलोकेट किए गए थे उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, क्या एडवांटेज आए, कितना इन्वेस्टमेंट आया पर्टिकुलर सेक्टर में, ये सारा रिव्यू अब इस 2 स्टेज प्रोसेस में होना है। किसी भी पॉलिसी के लिए रिव्यू और फीड फॉरवर्ड और फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर करेक्शन
and controlling the deviation. And as of now, the total saving for the government under PLI scheme has been 11,484 crore. And this amount government want to utilize for allocating or reallocating it to different departments and ministries. तो इसी के लिए ये रिव्यू प्रोसेस हो रही है. अगर मिनिस्ट्री वाइज देखें तो लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज MNRE हैज sought for additional fund allocation towards its PLI scheme as its original outlay. तो 4,500 करोड़ के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एडिशनल फंड मांगा था, क्योंकि उसका ये कहना था कि दिस अमाउंट ऑफ फंड इज नॉट सफिशिएंट टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट अंडर दिस सेगमेंट. इसी तरह बहुत सारी और भी मिनिस्ट्रीज ने इसके पर्टिकुलर PLI स्कीम के तहत एडिशनल फंड की डिमांड करी थी. नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर two-stage review process just to check the performance by different sector, different ministries and different departments, so that a demand by these ministries and departments can be fulfilled. So this is the planning of government for next upcoming review meeting. इसके अलावा कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल को लेकर के एक और न्यूज़ दी हुई है, जिसको हमने इसी पर्टिकुलर सेक्शन में कवर करने की कोशिश करी. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. कैबिनेट नोट टू 3% DA हाइक फॉर गवर्नमेंट स्टाफ. तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को डियरनेस अलाउंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DA कहते हैं, उसको इंक्रीज करने के डिसीजन प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दी है. सो नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाई 3% and that will make it up to 34% as per the official statement. और इस डिसीजन के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 4.8 मिलियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बेनिफिट होंगे. इसके अलावा 6.9 मिलियन जो पेंशनर्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर डिसीजन से बेनिफिट होंगे. एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी और विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2022. So this is the good news for all central government employees that there is a hike of 3% DA. अब देख लेते हैं some other news clips. That is article number 2 given on page number 6 of business standard. Government expands ECLGS scope for contact intensive sectors. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को लेकर के एक स्कीम को सितंबर तक एक्सटेंड किया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके उस स्कीम का नाम बताइए. अपार्ट फ्रॉम इट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने पैंडमिक के ड्यूरेशन में लॉन्च करी थी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द SMEs और लिक्विडिटी क्रंच सेक्टर्स जो कि पैंडमिक से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे. तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स पर भी. नाउ these contact intensive sectors can avail up to 50% of their credit outstanding as against the earlier limit of 40% and raising the per borrower cap for civil aviation sector up to 400 crore. तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, सिविल एविएशन सेक्टर में, जो कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां पर इंडिविजुअल कस्टमर सर्विस अवेल करने के लिए उसको जाना ही पड़ता है. दीज आर द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, जहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. उसके बिना कंज्यूमर है वो सर्विस अवेल नहीं कर सकता, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, सिविल एविएशन इंडस्ट्री हो. तो इस सारे सेक्टर्स को यही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे पैंडमिक के ड्यूरेशन में. तो जितने भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, इनके लिए गवर्नमेंट ने ECLG स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है अप टू मार्च 2023. इसके अलावा जो स्कोप है वो भी इंक्रीज कर दिया है. नाउ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स कैन अवेल 50% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, जो कि पहले 40% लिमिट थी. इसके अलावा पर बारोवर जो कैप है वो भी इंक्रीज कर दिया है अप टू 400 करोड़. तो एविएशन कंपनी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, दे कैन नाउ अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस ECLG स्कीम अप टू मार्च 2023, जो कि पहले मार्च 31, 2021 में
स्टार्ट होकर के 2022 तक ख़त्म हो रही थी। तो एलिजिबल बोरोवर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर्स एक्सेप्ट एविएशन कैन अवेल अप टू 50% ऑफ देयर हाईएस्ट फंड बेस्ड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ऑन एनी ऑफ 3 रेफरेंस डेट्स। तो डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं कि इन डेट्स पर जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है दे कैन गो फॉर अवेलिंग द क्रेडिट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। सिविल एविएशन के अलावा सबके लिए 50% तक का जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग कैप था वो एक्सटेंड किया है और सिविल एविएशन को 400 करोड़ की एडिशनल फंडिंग करी गई है अंडर दिस ECLGS स्कीम। कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं कॉन्टेक्ट इंटेंसिव में? जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसे सेक्टर्स जहां पर कंज्यूमर सर्विस अवेल करने के लिए कंज्यूमर का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, कैंटीन, ट्रेवल एंड टूरिज्म, एजेंट, tour operators, car repair services, spas, beauty parlors. So all these segments can now avail the benefits of this extended ECLGS scheme. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, लेथार्जिक प्रोसेस ऑन क्लीन एनर्जी। बेसिकली इट इज़ एन एडिटोरियल जो कि इंडिया की क्लीन एनर्जी ड्राइव पर लिखा गया है। ऑथर का यहाँ पर जो ओवरऑल कंसर्न है वो यही है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी विल, गवर्नमेंट की जो विल है क्लीन एनर्जी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर हम रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो गोवा में जिस तरीके से एक कैंपेन रिलीज किया गया था जस्ट टू रेजिस्ट द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट द ग्रीन मैनिफेस्टो। तो ग्रीन एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपेन गोवा में जनवरी मंथ में हुआ था। उस मूवमेंट का बेसिक पर्पस ये था कि ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि स्टेट्स में जो कि ग्रीन एनर्जी, एनवायरनमेंट या इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको रोका जाए। ऑल्दो द मैनिफेस्टो हैड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम ऑल कंटेस्टिंग पार्टीज इन द लास्ट इलेक्शन, द इशू ऑफ क्लीन एनर्जी वॉज नॉट हाईलाइटेड इन डिटेल ऑफ द पार्टीज मैनिफेस्टो। तो ऑथर का कहना है कि भले ही गोवा में बहुत सारी पार्टीज ने, अप्रॉक्सीमेटली सभी पार्टीज ने इस ग्रीन मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया, बट लेकिन यस कैंपेन को सपोर्ट किया, लेकिन अगर पार्टीज के मैनिफेस्टोज की बात करी जाए तो उन मैनिफेस्टोज मीन्स घोषणा पत्र, जिसमें पार्टीज ये बताती हैं कि अगर वो पावर में आई तो वो क्या क्या काम करेंगी, किस किस एरिया पर फोकस करेंगी। तो ऑथर का ये कहना है कि भले ही उस कैंपेन को अप्रॉक्सीमेटली सभी पार्टीज ने सपोर्ट किया, लेकिन अगर पार्टीज के मैनिफेस्टोज को हम देखें, घोषणा पत्र को हम देखें, तो किसी भी पार्टी ने क्लीन एनर्जी, इकोलॉजिकल कंसर्न को अपने मैनिफेस्टो में नहीं हाईलाइट किया है। बट दिस इनडिफरेंस टू क्लीन एनर्जी इज नॉट ओनली गोवा स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये इशू हमें पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री देखने को मिल रहा है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर 5 स्टेट्स में पोल हुए और किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देखने को नहीं मिला इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के। तो ऑथर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल को लेकर के क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल ही नहीं है इंडिया में इकोलॉजिकल कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न को टारगेट करने की। इवन कुछ पार्टीज़ ने तो क्लीन एनर्जी टर्म्स को मेंशन ही नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में। हालांकि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखा है। गवर्नमेंट यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। एक एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखा है इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी को लेकर के बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। क्या टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का? 500 गीगावाट्स टिल फाइनेंशियल ईयर 2030, 2030 तक 500 गीगावाट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से, रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी होगी। एंड एनर्जी स्टैटिस्टिक 2020 रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिकेट्स that India had utilized only 6.3% of its renewable potential by financial year 21। इसका मतलब टारगेट तो बहुत एम्बिशियस सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर उस पर प्रोग्रेस की, ग्रोथ की बात करी जाए तो ऑन दिस पैटर्न गवर्नमेंट इज लेथार्जिक। इवन अपने पोटेंशियल का भी कंट्री जो है वो पूरा फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही। 6.3% ऑफ इट्स रिन्यूएबल पोटेंशियल has been utilized or materialized by financial year 21। तो किस तरीके से ये 500 गीगावाट का जो टारगेट है ये ट्रांसलेट होगा टिल
2030, it's a big question mark because of this lethargic process by political parties and ruling parties at center and at different state levels. और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या बहुत सारे पैटर्न्स को या रिफॉर्म्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव दिस 500 गीगावाट टारगेट। हालांकि अगर स्टेट वाइज बात करी जाए तो पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट्स में रहे इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन इन फाइनेंशियल ईयर 23। हाईएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? हाईएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एनर्जी पोटेंशियल। हाउएवर only 5 states had utilized at least 10% of their energy potential, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रैंक पर थे। एंड दिस इज द डेटा दैट इट गिवन कि पंजाब ने कितना ग्रिड इंटरैक्टिव सेक्शन इंस्टॉल किया, यूपी ने कितना किया, कितना सेंक्शन था, तमिलनाडु ने कितना किया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेट वाइज पैटर्न ऑफ द एनर्जी पोटेंशियल यूटिलाइजेशन। सो हाइड्रो, सोलर और ग्रिड इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन, इन सब को लेकर के ऑथर ने यहाँ पर कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रो, विंड, सोलर, इन सब का डेटा आपको मिल जाएगा। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। एंड दिस इज द टेबल दैट 5 स्टेट्स अचीव्ड ओवरऑल over 10% of their renewable potential। तो 5 states कौन कौन से अगर बात करें? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड कर्नाटका। इन 5 स्टेट्स ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 10% यूटिलाइज किया इन फाइनेंशियल ईयर 21, जबकि जो अदर स्टेट्स हैं उनमें 10% से कम का यूटिलाइजेशन रहा। इंडिया के एवरेज की बात करें तो ओनली 6 पॉइंट थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। इवन कुछ स्टेट्स तो बहुत पीछे हैं इस टर्म में। मणिपुर 0.1, जम्मू कश्मीर 0.2, झारखंड 0.3। तो कुछ स्टेट्स तो 0 नंबर पे हैं। दे आर नॉट इवन यूटिलाइजिंग देयर रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल। And the gap between solar and wind potential is higher. So this is the gap between the solar energy and wind energy potential. Most of the states are actually relying on this particular renewable energy sources instead of hydro, क्योंकि water को लेकर के बहुत ज़्यादा states जो हैं उसमें diversity देखने को मिलेगी। कुछ states ऐसे हैं जहाँ पर वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, दे कैन गो फॉर हाइड्रो पावर। बट यस, सोलर के केस में अप्रॉक्सीमेटली सभी स्टेट्स में लगभग equal distribution है, and that is why there is a huge gap between these two sources of renewable energy and their utilization. And this is the statistics about states utilization of their wind potential or their solar potential। तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड इंडिया एवरेज। तो विंड, अगर हम बात करें विंड के केस में, तो मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है, दैट इज 16.4% का, फॉलोड बाय तमिलनाडु। अगर सोलर पैनल की बात करी जाए या सोलर रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर सोर्स की बात करी जाए तो पंजाब ने लिस्ट को टॉप किया है, फॉलोड बाय कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो सोलर के केस में जो है स्टेट्स, दे आर एक्चुअली मोर प्रोएक्टिव, दे आर यूटिलाइजिंग बेटर देन द विंड पोटेंशियल। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैटर्न डेवलपमेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्टेट। सो ओवरऑल ऑथर का ये कहना है कि कंट्रीज का जो कमिटमेंट है, इंडिया का जो कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट, वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से लेथार्जिक प्रोसेस चल रही है उसको देखते हुए अचीव कर पाना ये टारगेट और इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं, दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। आईफोन प्रोडक्शन अंडर पीएलआई में हिट ₹25,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो पीएलआई स्कीम के तहत एप्पल की जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था। और एज पर द रीसेंट डेटा, एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, एप्पल वेंडर्स have made a commitment of a minimum incremental production of approximately 25k crore of mobile devices in financial year 23. Now you can see the quantum of the manufacturing devices, and definitely it will increase the employment generation, it will increase the export in India, it will improve the demand as well. तो ये
3 टाइम ज़्यादा कमिटमेंट है। जो मिनिमम कमिटमेंट अंडर पीएलआई स्कीम के तहत था, जो कंपनीज को करना था अगर वो पीएलआई स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बट दिस प्लेज बाय एप्पल्स वेंडर इज 3 टाइम हाई, and this will improve the manufacturing over 3 times by financial year 23, and that may leads to increase in export, increase in employment, demand generation, and so many things. अब देख लेते हैं next tip. Exist to buy cities retail business for rupees 12,325 crore. So Axis Bank, a third private sector lender in the country, is all set to buy the retail business of Citigroup. तो सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है उसको एक्सिस बैंक एक्वायर करने जा रहा है। 12,325 करोड़ की डील हुई है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डील इन द बैंकिंग स्पेस सिंस द एक्विजिशन ऑफ आईएनजी वैश्य बैंक बाय कोटक महिंद्रा इन फाइनेंशियल ईयर 2014। उसके बाद लेकर के ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। आईएनजी वैश्य को कोटक महिंद्रा ने 15,000 करोड़ में एक्वायर किया था, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट डील आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन. Definitely, it includes the city's credit cards, retail banking, wealth management and consumer loan business. तो जितने भी ये related business हैं ये सब अब एक्सिस बैंक के पर्व्यू के तहत ऑपरेट करेंगे. इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम बात करें मेजर प्लेयर्स की, सिटी के अलावा एक्सिस एक मेजर प्लेयर है. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड एंड HDFCs आर एक्चुअली मेजर क्रेडिट कार्ड प्लेयर इन दिस सेगमेंट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. मार्केट सोर ऑन होप्स ऑफ रशिया यूक्रेन ट्रूस. कंट्री के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है दैट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी. तो सेंसेक्स एंड निफ्टी में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है. अप्रॉक्सीमेटली 1.3% का इंक्रीज देखने को मिला है सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क इंडाइसेस में. किस लिए? बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिज्म अराउंड द प्रोग्रेस इन टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. रशिया एंड यूक्रेन में जो पीस टॉक है उनके प्रोग्रेशन को लेते हुए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से जो इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस हैं दे आर एक्चुअली सोरिंग. सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में 1.3% का इंक्रीज देखने को मिला, एंड दिस इज द हाईएस्ट सिंस February 10. और यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी में भी देखने को मिला. निफ्टी में 1% का इंक्रीज रहा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इवेंट्स. गेनर्स रहे सेंसेक्स प्लेयर्स के केस में बजाज फाइनेंस सर्विसेज, M&M, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड नेस्ले इंडिया. लूजर्स वर इन केस ऑफ सेंसेक्स वर ITC, Tata Steel, Tech Mahindra, Bharti Airtel and Titan. So riding on the hope, let's see how this particular piece talks actually ends and how the indices will move on. अब देख लेते हैं next clip. ₹23,000 crore BSNL MTNL assets to be monetized. तो दीपम ने अप्रूव कर दिया है 17 प्रॉपर्टीज को, BSNL की 17 प्रॉपर्टीज, और क्या कलेक्टिवली अगर बोलें BSNL और MTNL की 17 प्रॉपर्टीज़ को अप्रूव कर दिया. फॉर व्हाट? फॉर मोनेटाइजेशन. और इस मोनेटाइजेशन से 23,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली. सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ मोनेटाइजेशन 11 असेट्स जो हैं BSNL के वो मोनेटाइज होंगे अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ में, और जो 6 असेट्स हैं MTNL के वो मोनेटाइज होंगे सेकेंड स्टेज में, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 5,158 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया रा और इंडरा स्लैशेस GDP फोरकास्ट टू 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. जस्ट लाइक मूडीज, फिच, ICRA कल हमने डिस्कस भी किया था. इंडिया रेटिंग ने भी इंडिया की जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया है, और जो रेंज दी है इंदिरा ने दैट इज 7 to 7.2%. पहले क्या प्रोजेक्शन था? पहले 7.6% का प्रोजेक्शन था, बट अब उसको स्लैश डाउन करके 7 to 7.2% कर दिया है इंडिया रेटिंग ने. और इसका सीधा जो रीज़न है वो सेम है जो अदर रेटिंग एजेंसीज कोट कर रही है, वही रीज़न इंडिया रेटिंग ने भी कोट किया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिया रा भी बोलते हैं. क्या रीज़न है?
इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइसेस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के ड्यूरेशन में कमोडिटी के प्राइस जब इंक्रीज हुए हैं उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, और ड्यूरेशन को लेकर के भी अनसर्टनिटी है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया रेटिंग और इंडिया हैज एक्चुअली रिड्यूस द जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी, मोर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। सेम पैटर्न हैज़ बिन फॉलोड बाई अदर रेटिंग एजेंसीज, चाहे वो ICRA हो, चाहे वो मूडीज हो, चाहे वो फिच हो, सब ने इंडिया की जो रियल जीडीपी फोरकास्ट है, नॉमिनल जीडीपी फोरकास्ट है, सबको स्लैश डाउन किया है owing to this international event. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.